हेलो स्टूडेंट्स, अखरी नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के बारे में। क्यों कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं जब संपन्न होती हैं तो वो ऊष्मा मुक्त करती हैं और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो ऊष्मा लेकर ही संपन्न होती हैं। तो इन दोनों प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके संपन्न होने के फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनमें चूंकि ऊष्मा अभिक्रिया संपन्न होने पर निकलती है, तो इसलिए जो ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ऊष्मा मुक्त होती है, उसे सदैव हम जिधर हमारे उत्पाद लिखे होते हैं उस साइड में ही लिखते हैं, जिससे ये इंडिकेट हो जाता है कि भाई इस अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हुई है। ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं हैं भाई जिन्हें हम जो संपादित होती हैं, जो संपन्न होती हैं तो ऊष्मा उत्पन्न करती हैं? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का दहन हो, कंबशन हो, वो सदैव एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यानी जब भी किसी चीज का दहन किया जाता है तो उसके फलस्वरूप ऊष्मा मुक्त होती है। जैसे देखिएगा, जब कार्बन है, कार्बन जब जलती है और जलकर कार्बन जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और इसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कार्बन का दहन, कोयले का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब कोयला दहन करता है तो उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस उत्पन्न ऊष्मा से ही आप अपना कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जो ईंधन गैसें हैं, विभिन्न प्रकार की ईंधन गैसें इस्तेमाल होती हैं। जैसे प्राकृतिक गैस के रूप में मेथेन का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी में ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है, यानी हाइड्रोकार्बन गैसें होती हैं। तो इनके दहन के फलस्वरूप भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो भी हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, जब वो दहन करते हैं तो दहन करने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं, लेकिन इनके साथ साथ ऊष्मा भी मुक्त करते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस के केस में हम देखें, मेथेन, मेथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4 और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, और जब दहन होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी प्लस ऊष्मा, हीट। कार्बन एक, इधर भी एक, हाइड्रोजन 4, इधर हैं 2, 4 करने के लिए करना पड़ेगा 2, हाइड्रोजन हो गए 4, रह गई ऑक्सीजन 2, ये हैं, और 2 ये करने से ये बन गए 4, और इधर हैं 2, तो इसे करने के लिए कर दिया बैलेंस इक्वेशन। तो जब मेथेन का दहन होता है, जब प्राकृतिक गैस को जलाते हैं, तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिस ऊष्मा पर आप अपना खाना बनाते हैं। ऐसे ही जो है आपकी एलपीजी गैस के सिलेंडर है, उसमें ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। जब वो जलती है तो दहन के फलस्वरूप उससे भी क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये एक प्रकार की सभी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का उदाहरण है। एक और दहन आपने हमारी कोशिकाओं में पढ़ा है, जो ग्लूकोज का दहन होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 एंजाइम की सहायता से ये रिएक्शन श्वसन क्रिया है, और इसमें भी बनते हैं 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 673 किलो कैलोरी। यहां तो मान भी लिख दिया मैंने इस ऊष्मा का, है ना। तो इसमें भी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो ये कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपने देखा होगा, यदि आप अपने नाक के चारों तरफ कोई कांच का गिलास वगैरह लगा लें, तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि जो कांच का गिलास है उसमें अंदर की तरफ जो है वाटर वेपर्स जो है क्या हो जाते हैं? इकट्ठी हो जाती हैं। जो पानी है वाष्प के रूप में, इतना क्योंकि हीट बहुत ज्यादा है ना, तो वाटर वेपर वाष्प के रूप में इकट्ठा होता है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कोई भी किण्वन हो, किण्वन भी आपने पढ़ा है,
फर्मेंटेशन, किण्वन। किण्वन भी एक तरह से ग्लूकोज का ही दहन होता है, लेकिन C6H12O6 ये बिना ऑक्सीजन के होता है और इसमें क्या बनती है, एथिल अल्कोहल बनता है, C2H5OH बनता है, प्लस CO2 बनती है, प्लस ऊष्मा। तो कोई भी किण्वन हो, यहाँ पर 2 किलो कैलोरी 2 ATP निकलते हैं, तो 27 किलो कैलोरी बनते हो, है ना। तो कोई भी दहन हो, किण्वन हो, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाई है। एक और बहुत बढ़िया उदाहरण हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं का लेते हैं, जो कि आप दैनिक जीवन में सीधे सीधे अनुभव भी करते हैं, वो है चूने पत्थर का, लाइमस्टोन। जब चूने पत्थर को पानी में मिलाते हैं तब चूना पानी में घुलता है, उसके साथ साथ ही बर्तन में बहुत तेजी से बुलबुले उठने लगते हैं और बर्तन बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ये ऊष्मा कहां से निकली, पानी तो ठंडा है, चूना भी जब आपने लिया ठंडा ही था, लेकिन जब पानी और चूने की आपस में रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, तो वहां से ये ऊष्मा उत्पन्न होती है। अभी बताएंगे ये ऊष्मा क्यों निकल रही है। तो चूने के पत्थर का सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस पानी, और जब ये मिलते हैं तो मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा, और ये अत्यधिक ऊष्मा है बच्चों। तो ये सभी की सभी कैसी अभिक्रियाएं हुई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि इनमें किसी ना किसी रूप में ऊष्मा मुक्त होती है। बच्चों कुछ ऐसी भी अभिक्रियाएं हैं जब वो संपन्न होती हैं, तो संपन्न होने के लिए या तो वो अपने आसपास से या उन्हें बाहर से कृत्रिम रूप से ऊष्मा देनी पड़ती है। तो वे अभिक्रियाएं जो ऊष्मा लेकर संपन्न होती हैं, जिन्हें संपन्न होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। इन्हें या तो ये अपने वातावरण से ही ले लेती हैं ऊष्मा को, और अगर ज्यादा ऊष्मा चाहिए इन्हें तो इन्हें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, जिससे ये संपन्न होती हैं। इसका उदाहरण देखिए, जब हम ग्लूकोज को पानी में घोलते हैं, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस पानी में घोलते हैं, तो ग्लूकोज का विलयन बनता है, ग्लूकोज का विलयन, और ये विलयन बनता है, लेकिन ये ऊष्मा लेकर बनता है। अब जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी उसमें तो हमने उस साइड में लिखा, लेकिन जो एंडोथर्मिक होती हैं यानी कि ऊष्मा शोषी होती हैं, उसमें हमें अभिकारकों की तरफ ही इस ऊष्मा को लिखा जाता है। और जब या तो अभिकारकों की तरफ लिखते हैं या हम तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं, इन दोनों में से किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं। तो वो बर्तन अगर आप पानी के कांच के गिलास में पानी लेंगे और उसमें ग्लूकोज घोलेंगे, तो आप देखेंगे जब आप पकड़ते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है। इसी प्रकार से नौसादर NH4Cl जब पानी में घोलते हैं तो यहां पर भी पानी नौसादर का घोल बन जाता है, NH4OH बन जाता है, लेकिन ये भी रिएक्शन अपने वातावरण से ही ऊष्मा लेकर संपन्न हो जाती है, वातावरण से ही ऊष्मा ली जाती है। इन दोनों केस में आपने देखा कि वातावरण से ही ऊष्मा ली जा रही है। बर्फ जो होता है, बर्फ जब ठोस रूप में होता है तो अपने वातावरण से ही ऊष्मा लेकर पिघलने लगता है, आपने देखा पिघल जाता है बर्फ। तो ये भी कैसी अभिक्रिया हुई, एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। कुछ अभिक्रिया में हमें बाहर से देनी पड़ती है ऊष्मा, अत्यधिक ऊष्मा ये खाते हैं, जैसे कि आप देखिए एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधों में होती है, ये सोलर एनर्जी को लेते हैं, C6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य का प्रकाश, यहीं से ऊष्मा ली गई है, अपॉन पर्णहरित के अंदर होती है ये क्रिया, तो बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O।
चूंकि इसमें ऊष्मा ली गई है, ऊष्मा लेकर ये संपन्न हो रही है, इसलिए हमने कहा इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ये भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। वाष्पीकरण की जो अभिक्रिया है, वाष्पीकरण आपने देखा, वाष्पीकरण के फलस्वरूप टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जो वाष्पीकरण होता है, किसी भी प्रकार का वाष्पीकरण एक प्रकार की ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ये सभी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा लेकर संपन्न होती हैं, बाहर से वातावरण से ऊष्मा लेती हैं, तो कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। अब प्रश्न ये आता है कि भाई क्यों कुछ अभिक्रियाएं ऊष्मा क्षेपी और क्यों कुछ अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी होती हैं, ऐसा क्यों? तो देखिए, इसे समझना जरूरी है, इस केमिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है, इस सिद्धांत को समझना बहुत जरूरी है। हमने आपको बताया था जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, और जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो होता यह है बच्चों, जो अभिकारक भाग ले रहे हैं उनमें जो पदार्थ अभिकारक हैं उनके जो बंध हैं वो आपस में टूटते, परमाणुओं के बंध आपस में टूटते हैं, और जब बंध टूटेंगे और नए बंध बनते हैं तो यही ऊर्जा का खेल होता है। जब भी कोई बंध टूटता है तो कोई भी बंध ऐसे नहीं टूटता, वो सदैव ऊर्जा लेकर, ऊष्मा लेकर टूटेगा। जब भी कोई बंध टूटता है तो ऊष्मा लेकर टूटता है, और जब कोई नया बंध बनता है तो वह ऊष्मा देता है। इसमें प्रत्येक पदार्थ की, प्रत्येक जो तत्व है, उसका परमाणु है, उसकी जो बंधन ऊर्जा है किसी दूसरे परमाणु के साथ, वो निश्चित रहती है। और जब वह निश्चित रहती है तो जब इन ऊर्जाओं में अंतर होता है, कहने का अभिप्राय ये है, अभी अभिकारकों ने जब बंध टूटे तो ऊर्जा खाई, और जब उत्पाद बने, नए बंध बने तो ऊर्जा बनी, मुक्त हुई। अगर ये जो खर्च हुई ऊर्जा है, यह है जो ऊर्जा इस्तेमाल मुक्त हुई है उससे ज्यादा हो गई, यानी ये ऊर्जा ज्यादा है और ये ऊर्जा कम है, तो हमें इनसे बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी वो बन जाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। और इसका उल्टा, अगर जो अभिकारक हैं जब उनके बंध टूट रहे हैं, जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसका मान ज्यादा है और इसका मान कम है, तो आपने देखा ऊष्मा शोषी हो गई। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, यानी बंधों के टूटने से जो ऊष्मा खाई जा रही है वह ऊष्मा उस ऊष्मा से कम है जो बंधों के नए बनने से उत्पन्न हो रही है, तो यानी ये ऊष्मा बाहर निकल के आएगी। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहेंगे। जैसे समझिए यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड है, तो आप देखा कैल्शियम और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, बंध है भाई यहां पर, ये है ना। ऐसे ही पानी का बंध है ऑक्सीजन के साथ H, ये अब ये टूट अलग अलग होंगे, कैल्शियम अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा, और जब ये बंध टूटेगा इनके बीच में, तो बंध ऐसे ही थोड़ा ना टूटेगा, ये क्या खाएगा, ऊष्मा खर्च होगी, ऊष्मा लेकर ही तो टूटेगा, ये ऊष्मा खाएगा। इसी प्रकार से ये जो बंध हैं ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन के, ये जब अलग अलग होंगे तो ये भी ऐसे अलग थोड़ी ना होंगे, ये भी ऊष्मा लेकर ही बंद होंगे, तो ये भी ऊष्मा खा रहे हैं, ये अलग हो गए। अब ये कैल्शियम, आपने देखा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH के साथ बॉन्ड बना रहा है ना, OH। तो कैल्शियम पहले तो O और H के बॉन्ड बने, इसमें ऊर्जा मुक्त हुई, फिर कैल्शियम के साथ बना, इसमें ऊर्जा मुक्त हुई, ऊर्जा मुक्त मुक्त, ये खर्च है, ये भी खर्च ऊष्मा, ये भी खर्च ऊष्मा, ये मुक्त ऊष्मा, और इसी प्रकार से अब यहां पर देखिए, आपने देखा कि ये ऊष्मा निकल रही है। अब यानी खर्च ये हुआ कैसे, जो खर्च ऊष्मा है वो क्या है, कम है, और जो बनी ऊष्मा है, जो मुक्त ऊष्मा है वो ज्यादा है। तो जो ज्यादा ऊष्मा इसने पहले तो उसे कवर किया और जितनी एक्स्ट्रा थी वो बाहर निकल दी। इस प्रकार से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, बंधों के टूटने और बंद होने में जो ऊष्माओं का, जो ऊर्जाओं का अंतर होता है, उसके फलस्वरूप निर्धारित हो जाता है
कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होने जा रही है और कौन सी क्रिया ऊष्माशोषी होने जा रही है। तो कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी हो सकती है, ऊष्माशोषी हो सकती है। यदि इन दोनों तरफ की ऊष्माओं का योग बराबर है, यानी दोनों तरफ बराबर बराबर है, तो वह अभिक्रिया ना तो ऊष्मा लेती है ना ऊष्मा मुक्त करती है, वो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया बन जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो ऊष्मा शोषी क्यों है और ऊष्मा क्षेपी क्यों है। मैं समझता हूं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में और उसमें जानेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाएं और कितने प्रकार की होती हैं, उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।